आज है 14 जून। चलिए आज की करंट अफेयर पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली खबर ये है कि हाल ही में खबरों के अनुसार भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है। ऑप्शन है अनामिका बी राजीव, दूसरा है अवनी चतुर्वेदी, तीसरा है विंग कमांडर नम्रता चंडी और चौथा है निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि अनामिका बी राजीव। ठीक है, देखो कुछ फैक्ट्स दिए हैं कि भारतीय नौसेना की सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। ठीक है, ये तो याद रखना, ये जो करंट करा है। अगला फैक्ट है कि मध्य प्रदेश की अवनी चतुर्वेदी ने 2018 में अकेले लड़ाकू विमान मिग 21 बाइसन उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय पायलट बनकर इतिहास रच दिया था। ठीक है, तीसरा फैक्ट कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर नम्रता चंडी 2001 में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट बनी थी। ठीक है, ये तीनों के तीनों फैक्ट याद करने, मिलान करने के लिए आ सकता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निजुत मोयना योजना, देखो MMNM यानी कि मुख्यमंत्री निजुत मोयना योजना शुरू की है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है असम और चौथा है मेघालय। इनमें से जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि असम। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो देखो असम के बारे में ना, असम की मैपिंग से संबंधित आपको एक विशेष फैक्ट ये याद रखना है दिमाग में कि नॉर्थ ईस्टर्न 7 स्टेट हैं। ठीक है, उन 7 स्टेट में से एक असम है। ठीक, अब असम ही एक ऐसा राज्य है जो बाकी के 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कमाल की बात यह है कि इनमें से एक भी राज्य, नॉर्थ ईस्ट का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसके साथ असम सीमा साझा ना करता हो। ठीक है, किस किसके साथ सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अलावा असम भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन, ये वेस्ट बंगाल है। ठीक, तो वेस्ट बंगाल के साथ में इंटरस्टेट बाउंड्री भी साझा करता है। ठीक है, यानी कि अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो 6 राज्य ये और 7वां ये राज्य, यानी कि 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और दूसरा भूटान के साथ सीमा साझा करता है। और विशेष याद रखना कि असम म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, असम चीन के साथ में सीमा साझा नहीं करता, केवल बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। और एक और फैक्ट ये दिमाग में रखना है कि असम सिक्किम के साथ भी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, अब अगर सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम के बारे में भी एक बार बताया था कि सिक्किम 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वहीं केवल एक राष्ट्रीय मतलब इंटरस्टेट सीमा साझा करता है। जैसे अगर देखा जाए तो तिब्बत क्षेत्र जो है, जो कि चीन का क्षेत्र है। ठीक है, चीन का है तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा, देखो अगर देशों में देखा जाए तो तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है, दूसरा नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और उसके अलावा भूटान के साथ सीमा साझा करता है। यानी 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। वहीं अगर राज्यों में देखा जाए तो महज वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहले इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक, असम सरकार ने राज्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री निजुत मोयना योजना, क्या होगा? मुख्यमंत्री निजुत मोयना, मोना नहीं मोयना। ठीक है, मुख्यमंत्री निजुत मोयना योजना की घोषणा की है। इस योजना से राज्य की लगभग 10 लाख छात्राओं को, ठीक है, छात्राओं को लाभ होगा और उच्च माध्यमिक शिक्षा में नामांकित छात्राओं होगा। ठीक है, छात्रों की जगह पर छात्राओं समझना है। छात्राओं को सरकार की ओर से प्रतिमाह 1000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, उच्च माध्यमिक वाली को। ठीक, और 3 साल या 4 साल की जो डिग्री स्नातक में दाखिला लेने वाली छात्राएं होंगी, छात्राओं को प्रतिमाह 1200 रुपये मिलेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड डिग्री में नामांकित छात्राओं को प्रतिमाह 2500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखना। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रहा थार्सिस ज्वालामुखी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस ग्रह पर है? ऑप्शन है शुक्र ग्रह, दूसरा है मंगल ग्रह, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है शनि। शनि को आपको पता है सैटर्न, बृहस्पति जुपिटर, मंगल मार्स और शुक्र वीनस। ठीक है, तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि मार्स अर्थात मंगल। ठीक है, अगर देखना चाहें तो देखो हाल ही में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, क्या है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज, कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ठीक, द्वारा मंगल ग्रह पर लाल क्रेटर, मुर्सान क्रेटर तथा हिल्सा क्रेटर खोजे गए। ठीक है, 3 क्रेटर का नाम आपको दिमाग में रखना है। एक तो लाल क्रेटर, अच्छा लाल क्रेटर तो हमें मंगल ग्रह से वैसे ही याद रहेगा क्योंकि मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, दूसरा मुर्सान क्रेटर और तीसरा हिल्सा क्रेटर है। ठीक है, अब देखो सोचने वाली बात क्या है, एक और चीज़ ये देख लो कि यह क्रेटर थार्सिस ज्वालामुखी क्षेत्र में खोजे गए हैं। ठीक है, ये देखो उल्लेखनीय है कि मुर्सान उत्तर प्रदेश का तथा हिल्सा बिहार का एक कस्बा है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या रखना है? दिमाग में रखना है। देखिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की आपको ना फॉन्ट थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो ये प्रश्न है ना थोड़ा बड़ा है, तो इसको एक ही हमें स्क्रीन पर रखना था सामने, तो इसके लिए इसके फॉन्ट को हमें छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी, यानी कि
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार के संदर्भ में हमें गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, अब इनमें जो पहला विकल्प है वो कह रहा है कि इस रिपोर्ट को 4 प्रमुख आयामों के अंतर्गत 14 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। अब ये सही है या गलत है हम आगे देखेंगे। दूसरा विकल्प कह रहा है कि रिपोर्ट में शामिल 146 देशों में शीर्ष 5 देशों में 4 देश नॉर्डिक देश हैं। ठीक है, और जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है कि 2023 की तुलना में 2024 में भारत की रैंकिंग में 3 पायदान का सुधार दर्ज किया गया है। ठीक है, और चौथा और अंतिम ऑप्शन कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता को दूर करने में प्रगति की वर्तमान दर से पूर्ण समानता तक पहुंचने में विश्व को 134 साल लग सकते हैं। हमें इसमें से गलत विकल्प का चयन करना है और जो गलत विकल्प होगा वही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि 2023 की तुलना में जो 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें जो 3 पायदान का सुधार दिखाया जा रहा है जो कि गलत है। क्योंकि 2023 में अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की 127th रैंक आई थी, वहीं 2024 में देखा जाए तो 2024 के अनुसार भारत की 129th रैंक आई है। ठीक है, यानी कि ये विकल्प जो तीसरा विकल्प है वो गलत हो जाता है। तो इस आधार पर हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, हमारा उत्तर सी होगा। ठीक है, अब एक बार हम एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार शीर्ष होगा, यहाँ क्या होगा, शीर्ष। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार शीर्ष 5 देशों में आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन है। ठीक है, क्या क्या है, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये तीनों देश और ये स्वीडन, ये चारों देश क्या हैं, नॉर्डिक देश हैं। ठीक है, और नीचे के तहत संसदीय पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी ने 2006 से लगभग निरंतर सकारात्मक रुख दिखाया है। ठीक है, अब ये क्या है, स्टेम कार्यबल में। स्टेम से तात्पर्य क्या होता है, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग और एम फॉर मैथ। ठीक है, तो देखो स्टेम कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 28.2% है तथा गैर स्टेम कार्यबल में 47.3% है। स्टेम से तात्पर्य साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा मैथ विषयों से है। वर्ष 2023 में इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर था, जबकि इस वर्ष 129वें स्थान पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में एक विमान दुर्घटना को लेकर चर्चा में आया चिकनगावा पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। ऑप्शन है मध्य यूरोपीय क्षेत्र, दूसरा है दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र और चौथा है अफ्रीकी क्षेत्र। इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, वो है डी, यानी कि हमारा जो उत्तर होगा वो डी होगा। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं चिकनगावा पर्वत श्रृंखला के बारे में, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, ये आपको देख रहे हैं कि ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये देश है तंजानिया, आपको इसके बारे में पता है। ये है आपका जाम्बिया, ये भी पता है। ये क्या है, ये है मोजाम्बिक और ये है जिम्बाब्वे। ठीक है, अब एक बार इस देश को देखो जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये देश है मलावी। क्या देश है, इस नाम क्या नाम है इस देश का, मलावी। ठीक है, तो हम बात मलावी की ही कर रहे हैं। ठीक है, अब इस मलावी को आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगर आप जूम करके देखना चाहते हैं तो देखो ये है मलावी और ये जो लेक है ये क्या है, ये है मलावी लेक। ठीक है, मलावी लेक। ठीक है, इस देश को दिमाग में रखिएगा। अब पढ़ लेते हैं देख आके। ठीक, देखो मलावी के उपराष्ट्रपति साउलोस चिलिमा का विमान चिकनगावा पर्वत श्रृंखला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जो चिकनगावा पर्वत श्रृंखला चर्चा में आई है वो क्यों आई है समझ लीजिए यहाँ से। ठीक है, जिसमें उनके सहित 10 लोगों की मौत हो गई थी, यानी कि एक तो उपराष्ट्रपति स्वयं और 9 लोग अलग, यानी 10 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, अब चिकनगावा पर्वत श्रृंखला अफ्रीकी देश मलावी में स्थित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में चर्चा में रही निम्नलिखित तथ्यों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो देखो इसमें ना ये प्रश्न और अधिक बढ़ा था, तो इसमें अगर हम इंग्लिश इंक्लूड करते तो ये स्क्रीन पर आता नहीं। तो अगली स्लाइड में जो प्रश्न है वो पूरी तरीके से इंग्लिश में, इसमें पूरी तरीके से हिंदी में रख दिया है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, और इसके साथ ही अगर आपको देखना है साथ के साथ तो देखो जो वीडियो अपलोड होगी, वीडियो अपलोड होने के साथ ही आपको ग्रुप में पीडीएफ मिल ही गई होगी। तो पीडीएफ को खोल करके मैं यहाँ हिंदी पढ़ रहा हूँ, आप वहाँ जो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाला पोर्शन देखिए। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, देखो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचित आपदाओं के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से संसाधनों के आवंटन एवं उपयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा कह रहा है एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड तथा एसडीआरएफ से निधियों का उपयोग केवल अधिसूचित आपदाओं के प्रबंधन में ही किया जा सकता है। किसमें, अधिसूचित आपदाओं में। ठीक, अब देखो हीट वेव एक अधिसूचित आपदा है, अतः इसके प्रबंधन हेतु एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ निधियों का प्रयोग किया जा सकता है। और चौथा और अंतिम ऑप्शन कह रहा है कि कोविड-19 का अधिसूचित आपदा न होने के कारण एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ निधियों का प्रयोग नहीं किया जा सका था। ठीक है, ये ऑप्शन है 4। अब हमें इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला विकल्प कह रहा है
कि केवल एक और दो, दूसरा कह रहा है कि एक, दो और तीन, और तीसरा कह रहा है कि उपरोक्त सभी सही है, और चौथा कह रहा है कि एक, तीन और चार। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और चुनने का प्रयास करो कि इनमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है ए, ठीक है, यानी कि इसका जो उत्तर है वो ए, अर्थात केवल एक और दो, यानी कि ये यहाँ पर ए बी सी डी लग गया, लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए, एक और दो, ठीक है, यानी एक, दो, तीन और ये चौथा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा एक और दो, ये दोनों सही है। लेकिन ये जो कह रहा है कि हीट वेव एक अधिसूचित आपदा है, ये गलत है। हीट वेव को अधिसूचित करने के लिए बहस चल रही है। अभी आप द हिंदू देख लो, आप इंडियन एक्सप्रेस उठा के देख लो, आप कोई हिंदी का न्यूज़पेपर उठा के देख लो, ये चल रही है बहस कि भाई हीट वेव को अधिसूचित करना चाहिए प्राकृतिक आपदा के रूप में, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक आपदा के रूप में आज पहली बार नहीं इस पर चर्चा चल रही है, इससे पहले भी जब जब हीट वेव आती है तभी चर्चा चलती है कि हीट वेव को भी प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक किया नहीं गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये गलत हो जाता है ऑप्शन। चौथा कह रहा है कि कोविड-19 का अधिसूचित आपदा न होने का कारण, ठीक है, कोविड-19 अधिसूचित आपदा नहीं है, ये बात सही है। फिर कह रहा है कि एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ निधियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता था, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली, यह सका था, क्या होगा, नहीं सका था। देखो सरकार ने क्या किया था कि कोविड-19 को अधिसूचित आपदा घोषित कर दिया था 2020 में, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये फिर हमेशा रहेगा, हमेशा नहीं, कोई अगर इमरजेंसी में ऐसा इशू बनता है तो सरकार ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को एक बार, ठीक है। देखो वर्तमान में कुल 12 आपदाओं को अधिसूचित किया गया है। इनमें से चक्रवात, सूखा, भूकंप, आगजनी, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल का फटना, कीटों का हमला, पाला, शीतलहर है, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, देखो चक्रवात, सूखा, भूकंप, आगजनी, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल का फटना और ये कीटों का हमला, पाला, शीतलहर, ठीक है। अब देखो इनमें कहीं पर हीट वेव नहीं है ना। देखो 2020 में सरकार ने एक विशेष व्यवस्था के जरिए कोविड-19 को अधिसूचित आपदा घोषित किया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से निधियों का उपयोग कोविड-19 हेतु किया जा सकता था, ठीक है। अब एनडीआरएफ क्या है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, और एसडीआरएफ है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, ठीक है। अब देखो आगे आ जाते हैं। देखो ये इंग्लिश वालों के लिए प्रश्न, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य में किसी भी धार्मिक कलह को रोकने और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए एक हिंदी फिल्म की रिलीज पर अस्थायी प्रतिबंध जारी किया। बताइए सरकार की यह कार्रवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि अगर कोई कलात्मक चीज़ है, जैसे कि फिल्म होगी, क्या होगी, एक कला होगी, तो क्या कला पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सवाल ये है, ऑप्शन है कि अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, ठीक है। यानी कि अब आपने इसको पढ़ा होगा, इसमें तो आपने देखा होगा इसमें ये चीज़ मेंशन है नहीं कलात्मक वाली, ठीक है। तो है आई कब ये, तो एक बार देख लेते हैं। देखो भारत में कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में चर्चा है, ठीक है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने रंगराजन बनाम जगजीवन राम केस 1989 में, कब आया ये, 1989 में, माना है कि फिल्मों को अनुच्छेद 19(1)(a) यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 19(1)(a) में क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, के तहत गारंटीकृत अधिकार प्राप्त हैं। समझ में आया। यानी कि भारत में कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कलात्मक अभिव्यक्ति किसमें है, वो है 19(1)(a) में। यानी कि कोई चाहे तो केवल भाषण या केवल प्रवचन देकर अपनी स्वतंत्रता को ही अभिव्यक्त नहीं कर सकता, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई नाटक करे, ठीक है, वो कोई फिल्म बनाए, ठीक है, वो कोई सीरियल बनाए, अगर ऐसा कुछ होता है, कोई वेब सीरीज बनाए, ये इनके माध्यम से भी लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं कि राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रावधान मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो यूडीएचआर है उसके साथ साथ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा ICCPR के तहत भी निहित हैं, जिस पर भारत हस्ताक्षर करता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 21 के तहत दिया है कि यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, और अनुच्छेद 29 कह रहा है कि इसका उद्देश्य भारत में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है, ठीक है। अब जो ICCPR है और UDHR है, इसके बारे में आप बताइए कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, कुछ भी बताइए, क्योंकि ये कहाँ पर काम देता है, ये देता है मेंस आंसर राइटिंग में काम, ठीक है। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन है 2024, दूसरा है 2025, तीसरा है 2026 और चौथा है 2023। इसमें से जो सही विकल्प है वो है बी, यानी कि 2025, ठीक है। देखो एक बार स्पष्टीकरण कह रहा है कि वर्ष 2025 इसलिए चुना गया क्योंकि यह क्वांटम यांत्रिकी के प्रारंभिक विकास के 100 वर्ष पूरे होने को मान्यता देता है, ठीक है। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के अध्ययन और अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है, जो परमाणु और उपपरमाणु पैमाने पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को नियंत्रित करता है, ठीक है। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में बताया है कि उद्योग और बुनियादी ढांचे में किया जा सकता है, स्वास्थ्य और भलाई में किया जा सकता है, और जलवायु के परिवर्तन में जो कार्रवाई करनी है हमें उसमें किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो जो कल वाला प्रश्न था कि हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा ए यानी H5N2
वायरस से मानव संक्रमण का जो पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि मैक्सिको। ठीक है, हमें पता है कि H5N2 का जो पहला मामला है वो कहाँ है, मैक्सिको है। ठीक है, और H5N1 का जो पहला मामला है वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब जो आज के लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई देश द्वारा रूस के साथ परमाणु ऊर्जा पर समझौता कर मध्य एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना पर कार्य करना शुरू किया गया है। ऑप्शन है ताजिकिस्तान, दूसरा है कजाकिस्तान, तीसरा है उज्बेकिस्तान और चौथा है किर्गिस्तान। तो इसमें से क्या करना है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, अब इसके साथ ही आपको एक और बात दिमाग में देनी होगी कि हमने जब इन देशों के बारे में पढ़ाया था, जब इसी प्रश्न को पढ़ाया था, तब हमने एक और चीज़ बताई थी, और वो ये बताई थी कि यूएसएसआर का जब विघटन हुआ था तो उसमें से 15 देश बने थे। ठीक है, और 15 देशों को हमने याद करने का बहुत ही सरल तरीका बताया था आप लोगों को। अब आपको बताना है क्या वो 15 देश आपको याद हैं या नहीं, ठीक है, अगर आपको वो याद हैं तो मुझे नहीं लगता कि 2 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा आपको वो टाइप करने में। ठीक है, तो अगर वो देश याद हैं तो तुरंत सारे के सारे जितने भी देश हैं हमने जिस तरीके से आपको पढ़ाया था उसी तरीके से आप इनको क्या कर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।